हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PJI आजमगढ़। तो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है NCERT हाईलाइटेड सीरीज़ का, जिसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को निपटा लेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट को हम लोग करा चुके हैं और मोल कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से क्या क्या चीज़ उसमें हर एक पॉइंट को कवर किया गया था। ठीक है, उसको देख लेना अगर किसी ने देखा नहीं है तो। और मेरा यकीन मानो कि ये NCERT हाईलाइटेड और अवतार के फॉर्मूले जो हैं, अवतार के जो फॉर्मूले हैं उसको कर लोगे, तुम्हारे जितने भी 20 में 20 जो क्वेश्चन आएंगे ना फिजिकल केमिस्ट्री से, वो सारे हो जाएंगे। तुम्हारे मन में एक डाउट होगा, भैया आपने लास्ट ईयर जो कराए हैं 20 घंटे में फिजिकल केमिस्ट्री, वहाँ से आप बोलते हो, तो वहाँ से भी आ जाएंगे। उसमें क्या था कि मैंने पूरी NCERT हाईलाइट नहीं कराई थी। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला लिखा है, जैसे मान लो नंबर ऑफ मोल्स इसका 2 लिखा है, वॉल्यूम अपन 22.4 इन लीटर, तो मैंने वो चीज़ NCERT में हाईलाइट नहीं कराई थी, क्योंकि ये चीज़ मैंने अवतार के फॉर्मूले में लिखवा दी थी। लेकिन इस बार तुम लोग की डिमांड थी, भैया पूरी फिजिकली हाईलाइट करा दीजिए, जैसे धीरज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक करा रहा है। तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट ऑलरेडी करा दिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा उसको जाके पहले देख लेना। ठीक है, और 19 के 19 क्वेश्चन 2024 में आए थे इस सीरीज़ से, अवतार सीरीज से, और इस बार जो 19-20 क्वेश्चन आएंगे फिर से अवतार सीरीज से आएंगे, गारंटेड है। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन भी तुम बाहर से नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, इतना ट्रस्ट है उस चीज़ पे मुझे। ठीक है, अवतार सीरीज़ क्या है वो तुम्हें पहले से ही पता है, बीच में अभी वीडियो में डाल के बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो स्टार्ट करो। पहले पेज में तुम्हारा पहला इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर सबसे पहले प्रपोज किया था जॉन डाल्टन ने। और जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। मतलब कि 3 चीज़ इसने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन ये एक चीज़ एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नोन दैट सबस्टेंसेज लाइक ग्लास और इबोनाइट व्हेन रब्ड विथ सिल्क और फॉरगेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। मतलब कि डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एक्सप्लेन कर दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी आगे आएंगी वो चीज़ें। उनमें से एक चीज़ ये था कि जब हम लोग ग्लास और इबोनिट को जब हम लोग रब करते हैं सिल्क से या फर से, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हो। ठीक, आगे जाओ आगे जाओ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास थे, कुछ जो ट्यूब्स थे उनको बोलते थे हम लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। और ये जो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज ट्यूब थे वो बहुत ही लो प्रेशर पे थे और बहुत ही हाई वोल्टेज पे थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसका ध्यान रखना है, IIT में पूछा गया है। ये लो प्रेशर पे रहेंगे और हाई वोल्टेज पे रहेंगे। ठीक है, और जो रेज निकलेंगी, जो रेज यहाँ पे निकलती है ना, यहाँ पे देखो कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ट्यूब से फ्रॉम द निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कुछ चीज़ें जाती हैं, कुछ किरणें जाती हैं। कहाँ से कहाँ तक? निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और उनको फिर से फर्दर चेक किया कि क्या सच में किरणें हैं कि नहीं हैं, तो उसके लिए उन्होंने फास्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड का यूज़ किया। जब यहाँ पे आती थी, जब इससे टकराती थी, इनसे जब इस रेज से ये टकराती थी पासिंग थ्रू द एनोड, तो ब्राइट स्पॉट हमको मिलता था, हमको जलती हुई कुछ ब्राइटनेस दिखती थी। ठीक है, तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट था। आगे आ जाओ। अब हमको रिजल्ट क्या मिला? जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो हमको रिजल्ट क्या मिला? उनको मिला कि जो कैथोड रे थे वो कैथोड से स्टार्ट हो रहे थे, एनोड पे जा रहे थे। ध्यान रखना, कैथोड से स्टार्ट हो रहे थे और एनोड पे जा रहे थे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये जो रेस थे ना वो खुद में विजिबल नहीं थे, उनके लिए हमको फास्फोरेसेंट फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज़ करना पड़ा था। देखो यहाँ पे हमने क्या इसके जिंक सल्फाइड का यूज़ किया था हमने, ताकि ब्राइटिंग स्पॉट हमको मिले। ठीक, तो खुद में विजुअल नहीं थे। और टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। वही चीज़ बता रहा है, जो हम लोग टेलीविजन देखते हैं वही फॉस्फोरेसेंट के थ्रू हम लोग देख पाते हैं। और ये भी कह रहा है कि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रेस थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना लगे तो जो रेस थी वो सीधे ऐसे ट्रेवल कर रही थी, सीधे सीधे। ठीक, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रे आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो हमको दिखा क्या कि जो कैथोड रे था ना, जो कैथोड रे था उसका जो प्रॉपर्टी था वो निगेटिव चार्ज की तरह था। तो इससे क्या साबित हुआ कि कैथोड रेज आर निगेटिव एंड एनोड रेज आर पॉजिटिव। इससे ये साबित हुआ। तो
वही लिखा गया कि एक्सपेक्टेड फ्रॉम निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सजेस्टिंग दैट कैथोड रे कंजिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज में क्या थे, कैथोड रेज में क्या थे, वो निगेटिवली चार्ज था और वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, अगला पिक्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि प्रोटॉन वाले इलेक्ट्रॉन में तो ये चीज़ हो रही है, लेकिन प्रोटॉन वाले में इसकी अपोजिट होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करता है कि मटेरियल इलेक्ट्रोड का क्या है और नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, कि कैथोड रे ट्यूब में कौन सा गैस भरा गया है इस पर डिपेंड नहीं करता है, और ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। लेकिन जब प्रोटॉन पे जाओगे तो वो डिपेंड करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल द एलिमेंट, की जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट हैं। और ऐसे याद कर लो, ईटा पर नाचे, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, रॉ से क्या हो जाए, रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये तो याद करना है। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चौ से चैडविक ने। ठीक है, तो ईटा पर नाचे ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, आगे देखो, देखो आ गया यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। मतलब कह रहा है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसने बोला था, थॉमसन ने। और मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, मतलब दो चीज़ कहते हैं थॉमसन भाई साहब ने, क्या बोला था कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा हमारे पास, थॉमसन ने बोला था ना, यही तो यहाँ सही है। तो थॉमसन ने बोला था क्या कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। जैसे मान लो पहले सीधे पास कर जा रहा था, लेकिन अब चार्ज आया तो मान लो ऐसे डिफ्लेक्ट किया हल्का सा, फिर ऐसे डिफ्लेक्ट किया हल्का सा, फिर ऐसे डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो मतलब हल्का हल्का डिफ्लेक्ट किया, कम चार्ज था, अब ज़्यादा चार्ज रहेगा तो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, अब कह रहा है जिसका मास कम रहेगा, जिसका मास कम रहेगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हल्की चीज़ें हवा से भी उड़ जाती हैं, तो वो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब मास ऑफ द पार्टिकल जितना कम रहेगा, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। ठीक, आगे बढ़ो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रेड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक, ये जो है ना, जो डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन जो था, अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा, ये बात ही कह रहा है, तीसरा लाइन। ठीक, आगे ई बाई मतलब इलेक्ट्रॉन का ई और एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब रेशियो निकालोगे तो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आता है। ई बाई एम रेशियो बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे आता है माइनस ही आता है, ये तो सबको पता होगा यार। उसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला गया, तो आर ए मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसका ध्यान रखना, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाई आर ए मिलिकन। ठीक है, उन्होंने बताया कि चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, उन्होंने ये सारी कैलकुलेशन की, और जब चार्ज उन्होंने निकाला तो कितना आया चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये भी तुमको सबको पता है यार, फिजिक्स में तो बेसिक यही पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी आगे बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, आगे आओ, अब देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आ गया। अभी बोला था मैंने, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैनाल रेज कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अभी वहाँ पे क्या था, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, प्रोटॉन के लिए क्या था, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन था निगेटिवली चार्ज, ये था पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा था और गैस पे डिपेंड नहीं करता, ये वाला करेगा। क्यों, अभी देखो, पहला प्रॉपर्टी क्या था, अनलाइक कैथोड रे मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। देखे ना, ये डिपेंड करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा गैस प्रेजेंट है कैथोड में, और ये सिंपली पॉजिटिव चार्ज गैस के साइंस होते हैं। ठीक है, और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन द गैस, अभी बताया हूँ। सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैरी मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े ही हो ना, Q = N, मतलब मल्टीपल में होता है, तो वही चीज़ लिखी है। और बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू द ऑब्जर्व फ्रॉम इलेक्ट्रॉन और कैथोड, मतलब कि इलेक्ट्रॉन से इसका सारा बिहेवियर क्या होता है, अपोजिट होता है। ये तो सबको पता है। आगे देखो, स्मॉलेस्ट और द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन इज प्रोटॉन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। लेटर हमको पता लगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया निगेटिव
प्रोटॉन मिल गया पॉजिटिव। अब हमको सोचने वालों ने सोचा कि हो सकता है कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी हो, तो उन्होंने किसका खोजा, न्यूट्रॉन का खोजा था। किसने खोजा, चैडविक ने खोजा था। और उसने बोला कि जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग ए मास स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन्स वर इमिटेड, उसको न्यूट्रॉन, मतलब कि देखो क्या लिखा है, मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, मतलब कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो हल्का सा, जस्ट हल्का सा किससे है, प्रोटॉन के मास से। उस पार्टिकल को उसने नाम दिया क्या, न्यूट्रॉन। किसने दिया, चैडविक ने दिया। ठीक, आगे यहाँ पे कोई तुम्हारे लिए जरूरी का काम नहीं है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इधर आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये देखो यहाँ पे दिया इलेक्ट्रॉन का मास कितना 9.1 इंटू 10⁻31, प्रोटॉन का मास कितना 1.672 इंटू 10⁻27, और न्यूट्रॉन का देखो 1.674 है, इसका 1.672, मतलब बोला ना हल्का से ज़्यादा, तो वही लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा चार्ज लिखा ही गया है। चार्ज जानते ही हो कि न्यूट्रॉन तुम्हारा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के लिए 0 चार्ज, -1 + 1 0, ये तो पता ही है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा। अगर AMU में लिखोगे तो 1.007 AMU लिख देना मास ऑफ प्रोटॉन को, यहाँ देखो, और 1.008 लिख देना मास ऑफ न्यूट्रॉन को, और 0.005 लिख देना किसको, मतलब लगभग 0 के बराबर होता है। और इन दोनों को 1 1 मान लेते हैं, ये AMU में लिखना होता है। तो ठीक, उसका सबसे पहला मॉडल है एटम का थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन ने बताया कि पॉजिटिव, उसने बोला कि जो रेडियस होता है ना अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर का होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इट इज़ द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, देखो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इम्बेडेड होते हैं इन सच ए मैनर, मतलब कि तुम बात को समझो, उन्होंने क्या बोला, थॉमसन भाई साहब ने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होते हैं कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इस मॉडल का दूसरा नाम था प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग या रेजिन पडिंग या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज, हम पॉजिटिव स्फीयर है पूरा, क्योंकि उसने बोला ना कि पॉजिटिव क्या होता है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, और ये जो छोटे छोटे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे अरेंज थे ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाए। देख रहे हो, तो एक खरबूजे में बीज के समान नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उसको वाटरमेलन या प्लम पडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक, वही चीज लिखा, प्लम पडिंग वाटरमेलन और पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। Important feature of this model is that mass of the atom is assumed to be the uniformly distributed over the atom. इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि जो मास जो एटम का था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उन्होंने ये माना था। ऑल्दो दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, मतलब ओवरऑल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया गया था। क्या एक्सप्लेन किया गया था, ओवरऑल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें में फेल हो गया। ठीक है, और इसके लिए थॉमसन को प्राइज भी मिला था। थॉमसन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर दिस इवेंट, फॉर दिस चीज़। ठीक, तो यहाँ तक हमारा कुछ नहीं था। एक चीज़ और ध्यान रखना कि बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया ना। आगे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है Z-C, मतलब एटॉमिक नंबर में से चार्ज को घटा दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको मिल जाता है। और अल्फ़ा बीटा गामा में अगर पेनिट्रेटिंग पावर तुमसे पूछेगा तो अल्फ़ा का सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का, फिर अल्फ़ा का। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सरेज आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डू नॉट कंजिस्ट ऑफ पार्टिकल, इसका भी ध्यान रखना। और यहाँ पे पावर लिखा हुआ है कि जो अल्फ़ा सबसे लिस्ट होता है उससे 100 गुना ज़्यादा बीटा, और उससे 1000 गुना ज़्यादा गामा होता है। मतलब अल्फ़ा से 100 गुना ज़्यादा ये बीटा होगा, और अल्फ़ा से 1000 गुना ज़्यादा ये गामा होता है, पेनिट्रेशन पावर इसका। तो अल्फ़ा बीटा गामा। उसके बाद भाई साहब आए थॉमसन के बाद आए रदरफोर्ड जी। रदरफोर्ड जी ने बोला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बम्बार्ड किया वेरी थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फ़ा पार्टिकल। गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल का उन्होंने बम्बार्डमेंट किया। उनका फेमस एक्सपेरिमेंट था, इसका नाम था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक, इनमें इनको कुछ चीज़ें मिली, मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ इनको देखने को मिली थी। यहाँ पे देखो, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब देखो ये जो पार्टिकल्स है मोस्टली वो सीधे ऐसे बाहर निकल गए, ऐसे सीधे बाहर निकल गए, कहीं डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। और स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल व डिफ्लेक्टेड, कुछ जो थे थोड़े से स्मॉल पार्टिकल हल्का से एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ जो थे मतलब 20,000 में से एक, वे वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब 20,000 में से किसी एक ने क्या किया, बाउंस बैक कर गया। बाउंस बैक कर मतलब पीछे, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे था तभी तो ये पीछे आया, और ये सारी जगह खाली थी तभी तो ये ऐसे सीधे चला गया, और हल्का फुल्का टकरा के थोड़ा सा एंगल बनाया। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला हमको, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द क्या के अनडिफ्लेक्टेड है, मतलब सीधे निकल गया। इससे हमको पता चला कि मोस्टली स्पेस क्या हमारा खाली है।
A few positively charged alpha particles were deflected. The deflection must be due to the enormous repulsive force, showing that positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson had presumed. मतलब थॉमसन भाई साहब ने जो बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज हर जगह है वो गलत साबित हो गई। क्यों? क्योंकि अगर पूरे जगह पॉजिटिव हो तो हर जगह डिफ्लेक्शन आता, हर जगह डिफ्लेक्शन आता। लेकिन उन्होंने देखा कि बस कहीं कहीं पे हल्का सा डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब उन्होंने बोला क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या था? पॉजिटिव था, तो अगर हर जगह पॉजिटिव था तो हर जगह डिफ्लेक्शन आना चाहिए था थॉमसन के हिसाब से। लेकिन रदरफोर्ड ने बोला कि केवल कुछ ही जगह पर डिफ्लेक्शन आई, इसका मतलब बहुत ही स्मॉल जगह पर वो कंसनट्रेटेड है और बहुत ही छोटे जगह पर है। ठीक। और calculation of the Rutherford shows the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom। उन्होंने बोला कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा न्यूक्लियस वो बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। रेडियस ऑफ द एटम 10⁻⁻10 मीटर था, वाइल दैट न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर था। ठीक है, और कुछ मिला कि नहीं? हाँ, अब देखो 3 चीज़ मैंने बता दी। अब चौथा चीज़ देखो उन्होंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज जो कंसनट्रेटेड था, जहाँ से वो बाउंस बैक करके आया था, वो और कुछ नहीं था। जहाँ पे पूरा मास कंसनट्रेटेड था वो और कुछ नहीं था, न्यूक्लियस था। वो क्या था? न्यूक्लियस था। और न्यूक्लियस सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड ऑर्बिट। मतलब कि न्यूक्लियस जो होते देखो बीच में था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमारा, न्यूक्लियस बीच में न्यूक्लियस था, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या रिवॉल्व कर रहे थे बहुत ही हाई स्पीड से। वो उन्होंने बताया रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एन एटम रिजेंबल द सोलर सिस्टम। तो सोलर मॉडल किसको बोलते हैं? रदरफोर्ड के मॉडल को बोलते हैं। एंड द इसमें न्यूक्लियस हमारा सन है और प्लैनेट चारों तरफ घूम रहे हैं, ये बताया गया है। और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबको मालूम है फोर्स होता है। ठीक, उसका दम आता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर पे। देखो प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रोटॉन्स। बिल्कुल बात है, जो प्रोटॉन पॉजिटिव है तो उसके ऊपर जो चार्ज रहेगी पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होगी। द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, ये भी मालूम है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जितना प्रोटॉन रहेगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला सब लोग देख लेना, जेड होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम। सही बात है ना? एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा किसी भी न्यूट्रल एटम में। मतलब कोई न्यूट्रल एटम है, सोडियम है, तो इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर न्यूट्रॉन होगा, वही इसका एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन अगर सोडियम प्लस है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा भैया, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम में होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगला लाइन देखो, वाइल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो केवल प्रोटॉन्स के वजह से है, लेकिन जो मास है न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन दोनों की वजह से है। और उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियंस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस। देखो दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियंस बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन टर्म्ड एज मास नंबर। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन। ठीक है, आइसोटॉप और आइसो बार देखो ऐसे लिखते हैं, ए जेड एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे ए जो होता है हमारे पास क्या होता है? बोलो, एटॉमिक मास नंबर होता है, और जेड हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। आइसो बार क्या होते हैं? आइसो बार वैसे कंपाउंड होते हैं, आइसो बार आर दोज कंपाउंड, आइसो बार आर दोज कंपाउंड जिसमें सेम मास नंबर हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन 14 और ये नाइट्रोजन 14 हो जाएगा, इसका भी, इसका 6 इसका 7। तो देखो 14 और 14 मतलब दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक, तो आइसोबार्स आर द एटम्स विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, दूसरी तरफ एटम्स जिसमें उल्टा होता है, जिसमें मास सेम हो, एटॉमिक नंबर आइडेंटिकल हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर। सॉरी, यहाँ पे समझा दें। और देखो आइसोबार का मतलब होता है मास नंबर तुम्हारे क्या हो? सेम हो, और आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम हो। तो वही लिखा कि आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसको आइसोटोप बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम में क्या होता है? प्रोटियम में देखो यहाँ पे 1H1, ड्यूटेरियम में 1H2, 1H3। यहाँ पे तुम देखो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, बस मास नंबर अलग अलग है। तो एटॉमिक नंबर सेम, तो एटॉमिक नंबर सेम मतलब क्या हो गया तुम्हारा? बोलो, आइसोटोप हो गया। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, इसका एग्जांपल देख लो, कार्बन 6 मतलब कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 40 ये भी आइसोटोप है। क्लोरीन का 35, क्लोरीन का 37 ये भी आइसोटोप है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में तुम देखोगे कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। ठीक,
और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना कि आइसोटोप इज दैट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are determined by the number of protons in the nucleus. Number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of the element. मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वजह से ही केमिकल प्रॉपर्टीज मैक्सिमली डिफाइंड होती हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से बहुत ही कम ही चांस होता है उसको अफेक्ट होने का, ठीक है। देयरफॉर ऑल द आइसोटोप ऑफ ए गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल बिहेवियर, जितने भी आइसोटोप होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, केमिकल बिहेवियर उनका सेम होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, केमिकल बिहेवियर क्या होता है, सेम होता है। और रेडियस की बात हो रही थी तो आर इक्वल टू होता है आर नॉट ए पे पावर 1/3, जहाँ पे आर नॉट होता है 1.5 फर्मी, और यहाँ पे एक वैल्यू तुम पुट करके सॉल्व कर सकते हो। फिजिक्स में भी ये चीज़ पढ़ाई गई है, ठीक। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब रदरफोर्ड के मॉडल की दिक्कत क्या थी? थॉमसन की दिक्कत ये थी कि उसने बोला कि पूरा क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव चारों तरफ था। तो थॉमसन ने बोला कि नहीं ये गलत था, तो थॉमसन को भी दिक्कत थी ना, नहीं रदरफोर्ड ने बोला गलत है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की दिक्कत क्या थी? रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था वो स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम था जिसमें न्यूक्लियस प्ले कर रहा था इंपॉर्टेंट रोल, ये तो पता ही सबको। आगे बढ़ो। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल्स व्हेन एक्सीलरेटेड शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड हैं तो उसको एमिट करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ये था कि क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम है ही नहीं। इसका मतलब समझो क्या होता है कि रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला था कि ऑर्बिट में रोटेट करेगा, तो जब वो रोटेट करेगा तो एक चीज़ और ध्यान रखना, रोटेट करेगा तो एनर्जी अपना इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। तो एनर्जी इमिट करेगा भैया तो बार बार उसकी लॉस होगी, तो इससे बस जैसे एनर्जी खत्म हुआ तो इस ऑर्बिट में, जैसे मान लो ऐसे ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे रोटेट किया, एनर्जी थोड़ी खत्म हुई, डाउन हुई, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो उसको तो इसमें आके गिर जाना चाहिए ना यार, एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए, एटम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका मतलब रदरफोर्ड साहब फेल हो गए। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई देखो, therefore electron in an orbit will emit radiation, the energy carried by the radiation comes from the electronic motion और the orbit will thus continue to shrink, क्योंकि एनर्जी लॉस होती रहेगी। और कैलकुलेशन सोच करता है कि इलेक्ट्रॉन को 1 ली 10 पे पावर -8 सेकेंड लगेगा इनटू न्यूक्लियस में जाने के लिए, लेकिन ये होता नहीं है। इसलिए रदरफोर्ड साहब फेल हो गए, रदरफोर्ड साहब ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, ठीक। आगे बढ़ो। और रदरफोर्ड मॉडल कुछ भी नहीं बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अराउंड द न्यूक्लियस एंड द एनर्जीज। मतलब रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड की गलतियां क्या क्या थी? पहला कि स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया कि जब वो रोटेट करेगा तो एनर्जी रेडिएट होगी तो फाल कर जाएगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। दूसरा, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहीं बात ही नहीं करी, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। और तीसरा, एनर्जी के बारे में उसने कुछ बताया नहीं। तो ये सारे ड्रॉबैक थे किसके? रदरफोर्ड थे, ठीक। उसका बोहर मॉडल आया। बोहर मॉडल ने, नील बोर ने क्या किया, इन्हीं सारे जो ये इन्होंने अपना मतलब थियरी और थेसिस देके जो लोग गए थे उन्हीं का यूटिलाइजेशन करके, रदरफोर्ड के थियरी का यूटिलाइजेशन करके उसने बोर थियरी दिया। नील बोर ने क्या दिया? बोर थियरी दिया। और बोर ने बताया कि डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स रेडिएशन बोथ कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया? स्पेक्ट्रा के बारे में ये इन्होंने बताया। किसने? बोर ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थियरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द एमिशन ऑफ सच वेव्स बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स वाज डेवलप इन द अर्ली बाई, किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। और इस मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट को किसने कंफर्म किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने, हेनरिक हर्ट्ज ने। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और एमिशन ऑफ उस वेव का किससे, मतलब देखो एक्सेलरेटिंग जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो कर रहे थे, इसके बारे में बताया किसने? मैक्सवेल ने। और इसको कंफर्म किसने किया? इसको कंफर्म किया किसने? हेनरिक हर्ट्ज ने, ठीक। ये बात लिखी गई है। आगे बढ़ो। मैक्सवेल ने जो था उसने बोला जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है अंडर एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड्स are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of waves, electromagnetic waves, electromagnetic radiation इसको बोलते हैं। मतलब उसने बोला कि ऐसे वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा, कुछ इलेक्ट्रिक वेव्स होंगे, कुछ मैग्नेटिक वेव्स होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन करेगा। और मैक्सवेल was again the first one to reveal that light waves are associated with the oscillating electric and magnetic character। मतलब लाइट वेव्स में इलेक्ट्रिक कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, किसने बताया था? मैक्सवेल ने ही बताया था। ये ग्राफ है उसका, फिगर है, ठीक। तो हम लोग कुछ यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ ही पॉइंट को कंसिडर करेंगे। पहला पॉइंट क्या कंसिडर करके पढ़ाई करेंगे हम कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज
पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे, मतलब कि अगर डायरेक्शन ऐसे प्रोपगेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इस मतलब एक्सिस में होगी ताकि 90 डिग्री एंगल बन सके, और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ताकि 90 डिग्री एंगल बन सके, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से 90 डिग्री पे होते हैं, खुद आपस में भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड खुद आपस में भी 90 डिग्री पे हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी 90 डिग्री पे हैं। ठीक। Unlike sound waves or waves produced in the water, electromagnetic waves do not require any medium and can move in any vacuum, मतलब कि इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। द स्मॉल पोर्शन ऑफ अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज इज कॉल्ड ऑर्डिनरीली कॉल्ड विजिबल, मतलब कि जो 10⁻15 हर्ट्ज के अराउंड फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी या विजिबल लाइट बोलते हैं। अब देखो कैसे याद करोगे इसको, देखो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रो, एफएम, एएम, लॉन्ग रेडियो, यही तुमको याद रखना है। ठीक, एक बस स्पेक्ट्रम याद कर लो तो मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। ऐसे याद करो, गामा, एक्स रेज, यूवी, आई, इंफ्रारेड, माइक्रो, एफएम, एएम, लॉन्ग रेडियो वेव। ठीक, तो जब तुम इधर से इधर जाओगे, ठीक है, गामा से इधर जाओगे, या फिर तुम इधर से इधर याद कर लो, मतलब एक तरह से याद कर लो, LAMI, लामी, ऐसे याद कर लो, एल ऐसे लिख देता हूँ, देखो लामी युक्सी, ऐसे याद कर लो, STUVWXY, ठीक है ना, तो यू के बाद W हटा दो, XY आता है। ठीक है, तो लामी XUY याद कर लो, लामी थ्योरम पढ़े हो ना, तो लामी से याद कर लो, तो लामी से लॉन्ग हो जाएगा, ये AM हो जाएगा। ठीक है, AM हो जाएगा, AM के बाद तुरंत FM याद कर लेना, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज। तो जब तुम यहाँ से इधर जाओगे, मतलब लॉन्ग से गामा की तरफ जाओगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जब तुम इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, hν होती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी इक्वल टू होती है क्या, SC/λ। तो अगर एनर्जी बढ़ रही है तो लैम्डा घटेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इधर से इधर जाने पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, इधर से इधर जाओगे तुम्हारी क्या होगी, वेवलेंथ घटेगी। सॉरी, वेवलेंथ घटेगी नहीं, फ्रीक्वेंसी घटेगी, एनर्जी घटेगी। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ेगी। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें। तो लामी UXY करके याद कर लो, लामी याद कर लिया, AM के बाद FM याद कर लेना, UXY, और WXY होता है, U के बाद W है नहीं तो UXY हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कुछ है नहीं। अगला देखो, द अदर कॉमनली यूज क्वांटिटी स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, वेव नंबर है। इट डिफाइंड द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब कि जो वेव नंबर होता है उसको ऐसे शो करते हैं, और 1/λ के बराबर होता है, मतलब वेव नंबर का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर इनवर्स है, लेकिन कॉमनली यूनिट हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। और जो सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो SI यूनिट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। SI यूनिट नहीं है, लिखा भी हुआ है कि SI यूनिट नहीं है, वो बस कॉमनली यूज्ड यूनिट होता है, SI यूनिट नहीं, इसका ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद पार्टिकल नेचर, अभी तक डुअल नेचर के बारे में बात हो रही थी, अब पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस एक्सप्लेन हो गया वेव नेचर की वजह से, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, तो किसने एक्सप्लेन कर दिया, वेव नेचर एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन बाकी के चीज़ों का क्या, बाकी के चीज़ों का क्या, अभी तो पोलराइजेशन बचा, बहुत सारी चीज़ें बच रही है ना। तो following are the sum of the observation which could not be explained by the help of even the electromagnetic theory। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी भी इन 4-5 चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो इन 4 चीज़ों को नहीं कर पाई। पहला केस क्या है, और ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम्पलर में भी पूछा गया है। पहला चीज़, नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी बता नहीं पाई। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता नहीं पाई। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, ये भी नहीं बता पाई। और चौथा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम विथ स्पेशल डिफरेंस टू हाइड्रोजन, चौथा ये चीज़ भी नहीं बता पाई। तो इन चारों चीज़ों को ध्यान रखना। आगे बढ़ो। आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड अब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड बाई सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब जो पूरे फ्रीक्वेंसी के इमिट कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है लाइट को, उसको बोलते हैं हम लोग
क्या, ब्लैक बॉडी, और जो रेडिएशन इमिट करता है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी आज तक दुनिया में जो ऐसा हो, लेकिन जो कार्बन ब्लैक होता है वो, मतलब कार्बन जो ब्लैक होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली उसको हम लोग ब्लैक बॉडी मान के चलते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली 100% अभी तक बनी ही नहीं। ठीक, यहाँ देखो, ब्लैक बॉडी इज आल्सो ए परफेक्ट रेडिएटर ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अरे भैया, अगर एमीटर है तो ऑब्जर्वर भी होगा, एमीटर है तो रेडिएटर भी होगा। रेडिएट करता है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट ऑब्जर्व फ्रॉम द सराउंडिंग इन द गिवन टाइम, मतलब जितना ऑब्जर्व कर रहा है उतना ही रेडिएट कर देता है ब्लैक बॉडी। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। कितना अमाउंट लाइट एमिट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केवल डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अरे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ज़्यादा एब्जॉर्व करके ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा, सिंपल सी बात है। ये इसका वेवलेंथ इंटेंसिटी का रिलेशनशिप, इसको देख लेना। वेवलेंथ T1 T2, तो यहाँ पे T2 जी ग्रेटर देन T1। जैसे जैसे तुम देखो यहाँ पे, जैसे टेम्परेचर तुमने बढ़ाया, जैसे यहाँ देखो तुमने यहाँ पे टेम्परेचर, तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि, छोड़ो अभी आगे बताता हूँ इसको, अभी इसको आगे समझाता हूँ। ठीक है, अगले जब ग्राफ आएगा ना, अगला फिगर वहाँ समझा दूंगा, तो इसको बस ध्यान रखना, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ है। ठीक, आगे बढ़ो। तो प्लैंक साहब ने बोला कि रेडिएशन कुड बी सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक ऑफ एनर्जी। ही सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटी, नॉट इन कंटिन्यूस मैनर। मतलब प्लैंक साहब ने बोला कि एनर्जी सीधे ऐसे आ नहीं रही है, एनर्जी चंक में आ रही है, पार्टिकल्स के आ रही है। कभी इतनी आई, फिर उतनी आई, फिर उतनी आई, फिर उतनी आई, फिर उतनी, कंटिन्यूस मैटर में नहीं आ रही है, कंटिन्यूस मैनर में नहीं आ रही है, कंटिन्यूस मैनर में नहीं आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने इसको नाम दिया क्वांटम। इसको बोलते हैं, इन्होंने इसको क्या बोला कि ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी और एनर्जी है जो एमिट हो सकती है, ऑब्जर्व हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो एमिट हो सकती है, ऑब्जर्व हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच म्यू, जहाँ पे एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इनको सम्मान में दिया गया, एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63। अरे 26 है ना, राउंड अप कर लो, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है, जूल पर सेकेंड नहीं होती है, जूल सेकेंड होती है। ये भी एक बार पूछा गया था, इसका ध्यान रखना। ठीक है, निकाल सकते हो यहाँ से यूनिट डायमेंशन से। With this theory, Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from the black body as a function of frequency और wavelength of different temperature। उन्होंने बोल दिया इस थियरी से कि जो प्लैंक थे, एक्सप्लेन कर दिया कि एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्लैक बॉडी से, फंक्शन के, फ्रीक्वेंसी के भी फंक्शन में, और वेवलेंथ और टेम्परेचर, वेवलेंथ और डिफरेंट टेम्परेचर भी इन्होंने बता दिया। ठीक, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। डुअल नेचर भी तुम्हारा तैयार हो रहा है, ध्यान रखना। ये बोल रहा है कि जैसे ही कोई लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग द लाइट ऑफ द इजेक्शन वेक्टर। मतलब कि कोई जैसे गिरेगी तुरंत निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, कुछ नहीं, कोई टाइम नहीं। यहाँ पे जैसे गिरी तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे कोई मेटल पर लाइट गिरी तुरंत मेटल इलेक्ट्रॉन निकला। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस। जितने ज़्यादा ब्राइटनेस की लाइट डालोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगी, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है। ठीक है, और फॉर ईच मेटल देयर इज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी होती है V0 μ0, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो निकलेगा ही नहीं, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। मतलब कि अगर 500 थ्रेशोल्ड है तो 501 लाओगे, 501 की फ्रीक्वेंसी लाओगे तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगी। तो वही बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता ही नहीं है। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कुछ वेलोसिटी से निकलेगा, और जो वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मतलब कि लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, वेलोसिटी से गया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आई, और वो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। क्या लिखा है सॉरी कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ज़्यादा पढ़ा दिया क्या मैं। 46 बेस का है ये। यहाँ थे हम लोग। तो
काइनेटिक एनर्जी जो है बस किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी नहीं डिपेंड करेगी, बस किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। तो एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम अप्लाइड डिपेंड्स करता है किस पे, ब्राइटनेस पे, कि कितना ब्राइटनेस गिरेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एनर्जी होगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस अप्लाइड। मतलब कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है और जो काइनेटिक एनर्जी है ब्राइटनेस पे डिपेंड करती है, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डज डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट। देखो पहले ये सोचा गया, ठीक है, बता रहा हूँ, ये दोनों लाइन ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। जैसे देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। उसने बोला कि एनर्जी जो है कंटेंट डिपेंड करता है ब्राइटनेस पे ऑफ लाइट पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। लेकिन बाद में ये देखा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो केवल डिपेंड कर रहे हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे, काइनेटिक एनर्जी नहीं डिपेंड कर रही है। तो इतना ध्यान रखना, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे, वो ब्राइटनेस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं करती है। काइनेटिक एनर्जी करती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, ठीक। अब तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होती है, एनर्जी आई, एनर्जी दो काम करी। पहला तो एनर्जी दो काम करती है ना, एनर्जी जो है दो काम करती है। पहला काम क्या करती है बताओ, पहला काम क्या करती है एनर्जी, एच म्यू नॉट, और दूसरा काम काइनेटिक एनर्जी। एच म्यू नॉट क्या है, अरे यार वर्क फंक्शन उसी को तो बोलते हैं जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको निकालने के लिए। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसका होता है, जैसे एनर्जी होती है एच म्यू, तो वर्क फंक्शन होता है तुम्हारा एच म्यू नॉट, ठीक है। तो जो एनर्जी हमारी आ रही है वो दो कामों में लग रही है, पहला एच म्यू नॉट अब प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो एनर्जी आई पहले उसने निकाला, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना निकालने के लिए, वो एच म्यू नॉट हो गई, अब प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी को इधर ला दोगे तो एच म्यू नॉट माइनस ई हो जाएगी। तो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। एच म्यू क्या है, एनर्जी इंसिडेंटेड, एच म्यू नॉट क्या है, वर्क फंक्शन है, एच म्यू माइनस म्यू नॉट लिख दिया, और एस सी अपन लेमडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है सी अपन लेमडा, तो सी अपन लेमडा माइनस एस सी अपन लेमडा नॉट कर दोगे, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको कहीं पे अगर पोटेंशियल दिया होगा और तुमसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो ई वी नॉट के बराबर भी हो जाती है, ठीक। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी होती है तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की उल्टा चलती है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो वेवलेंथ। मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगी जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से और वेवलेंथ कम होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। क्यों, क्योंकि उल्टा चलता है ना, इसकी वजह से। वर्क फंक्शन लिथियम लिथियम का देख लो 2.42 होता है और एजी का 4.43 होता है, कॉपर का 4.8। मतलब कि अगर तुमसे इससे क्वेश्चन पूछेगा तो लिस्ट किसका होगा, मैक्सिमम किसका होगा, तो इसका पोटेशियम का यहाँ पे लिस्ट दिखाया हुआ है और कॉपर का यहाँ पे मैक्सिमम। कॉपर पूछेगा तो मैक्सिमम ही शायद पूछेगा, किसका मैक्सिमम होगा तो कॉपर का होता है, ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ो। आइंस्टीन 1905 में एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ये नियम थे ना, इनका यूज किया, इन नियमों को यूज किया और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया। आइंस्टीन ने अपना इक्वेशन दिया, कौन सा, ये इक्वेशन जो ये था ना पूरा इक्वेशन, ये तुम्हारा आइंस्टीन का दिया हुआ इक्वेशन था, ठीक है। तो उन्होंने इक्वेशन दे दिया यहाँ पे कि एच म्यू जो एनर्जी आती है वो एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी में जाती है, बस उन्होंने ये दे दिया, ठीक। उसके बाद आता है डुअल नेचर। डुअल नेचर पे बात करने के लिए क्या क्या आते हैं, देखो लाइट बिहेव्स करता है आइदर एज ए वेव और ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। वेन एवर रेडिएशन इंटरेक्ट विद द मैटर इट डिस्प्लेस पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज इन कंट्रास्ट टू द वेव लाइक प्रॉपर्टी। मतलब कि पार्टिकल लाइक भी शो करता है और वेव लाइक भी शो करता है। जैसे इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन वेव लाइक है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पार्टिकल वाली प्रॉपर्टीज हो गए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गए, तो एग्जिबिट करता है जब वो प्रोपोगेट करता है, मतलब वो सारी चीज़ें लिख रहा है वो। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एस म्यू होता है, एस सी अपन लेमडा लिख दो। अब एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 और सी का वैल्यू 3 × 10⁸। इसको सॉल्व करोगे, इससे बेटर तुम याद रखो कि 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। मतलब कि जो लेमडा मान लो दिया है, लेमडा मान लो दिया है 99850 एंगस्ट्रॉम, तो तुम सीधे 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 98,100 इसको पुट करोगे तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुमको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो तो जूल में आ जाएगा आंसर, ठीक।
तो एंगस्ट्रॉम में ये, और अगर नैनोमीटर में दिया है तो 1240 कर दो इसको, सिंपल सा। ये सारे क्वेश्चंस वगैरह मैंने अवतार सीरीज में करा रखे हैं, वहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा। एनर्जी पर मोल पूछेगा तो SC/λ इंटू Na, अगर एनर्जी पर मोल पूछे तो एनर्जी निकाल दो पहले, उसके बाद Na से मल्टीप्लाई कर दो अवोगाद्रो नंबर से, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड पूछे, मान लो कभी कभी क्वेश्चन देखना बार बार पूछता है नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, जैसे यहाँ पे देखो पूछा होगा, देखो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, तो देखो कैसे लगाएं भाई साहब, पहले इतना इतना लंबा गए, फिर ये करके यहाँ पे गए, कुछ मत याद रखो, ठीक है। तुम बस याद रख लो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड होता है 5 × 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा, पावर को रख देना वाट में, लेमडा को रख देना मीटर में, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। क्या करोगे, 5 × 10⁻24 इंटू पावर इंटू लेमडा, पावर को रखना वाट में, लेमडा को रखना मीटर में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर पूछेगा पर मिनट बताओ तो इन्हीं सारी चीज़ों को 60 से मल्टीप्लाई कर देना, पूछेगा पर आवर बताओ तो इंटू 60 कर देना, तुम्हारा हो जाएगा काम, ठीक। आगे बढ़ो, ये देखो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर्स जो मैंने पढ़ा रखा है ना, यही सारी सीरीज है। 19 क्वेश्चन यहीं से आए थे, ठीक है। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएंगे, ठीक है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट 1 शॉट, 3 घंटे में तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट है। और इसमें है क्या क्या तुमको पहले ही बताया जा चुका है, अभी एक क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है, क्या क्या है इसमें। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो यार एटलीस्ट लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपनी पढ़ाई छोड़ के मैं पढ़ा रहा हूँ, बस इतना जान लो, ठीक है। 3rd ईयर में चला गया हूँ, और 3rd ईयर की पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मुझे पता है, क्योंकि 4th ईयर में टाइम मिलता नहीं है, तो 3rd ईयर में ही 4th ईयर का भी 3-4 सब्जेक्ट निपटाना होता है हम लोगों को, ठीक है। तो समझ लो मैं किस लेवल का हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि हमने कमिटमेंट दे दी, बस और कुछ नहीं। सिलेक्ट हो जाओ बस आराम से। अब देखो स्पेक्ट्रम में जाओगे तो रेड कलर का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, वो सबसे कम डेविएट होता है। वाइलिस्ट कलर का वायलेट वेवलेंथ होता है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ डेविएटेड द मोस्ट, मतलब कि वेवलेंथ और डेविएशन उल्टा चलते हैं, ठीक है। पावर 4 पे शायद चलते थे, याद नहीं है मुझे, स्कैटरिंग बोलते हैं ना इसको। लेमडा और डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि रेड का अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो उसका डेविएशन सबसे कम होगा, और इसका क्या बोलते हैं, वायलेट का डेविएशन वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट जो है, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहाँ से कहाँ तक है, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक है, इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक। अब आता है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है यार, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस, जो एमिट करते हैं उसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव अब्जॉर्ब आयन, जो अब्जॉर्ब कर रहे हैं आयंस को, रेडिएशंस को, उसको एक्साइटेड बोलते हैं। मतलब कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको लिया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और रेडिएशन एमिट किया, तो इसको एमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे, यही कह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो, द स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा रिफर टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, सही बात है। और एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन द गैस फेज ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो ए कंटिन्यूअस स्प्रेड और वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वाइट, मतलब कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है एटम्स का गैसियस फेज में, वो कोई भी कंटिन्यूअस स्प्रेड शो नहीं करता, इस चीज़ का ध्यान रखना, गैस फेज में कंटिन्यूअस स्प्रेड शो नहीं करता, ठीक है। रेदर दे एमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम, सच स्पेक्ट्रा आर का लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, मतलब कि जो गैस फेज में होते हैं उनका कंटिन्यूअस स्प्रेड नहीं होता है, वो लाइनिंग के फॉर्म में होते हैं, डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट इस फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और क्यों, क्योंकि एमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस इन द स्पेक्ट्रा, ब्राइट लाइन होंगे, ब्राइट लाइंस है तो बीच में डार्क हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ये बोलते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। इच एलिमेंट हैज यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होता है लाइन स्पेक्ट्रा में। और जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बंसन सबसे वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू यूज लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था लाइन स्पेक्ट्रा का यूज करके, तो रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम वे डिस्कवर्ड when their minerals were analyzed with the spectroscopic methods। और द एलिमेंट हीलियम PIQ में पूछा गया कि जो एलिमेंट हीलियम था वॉज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ठीक। आगे दो, जब मैंने अपनी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, तो बच्चों के सबसे पहले डाउट यही थे, बच्चों ने सबसे पहले मुझसे यही बोला था कि भैया धोखा मत देना, पैसे ले लो लेकिन जेन्युइनली बताना कि क्या इस चीज़ से सच में 120 नंबर मिनिमम आ सकते हैं, क्या इन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट में पढ़ के हम लोग 120 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम भी तुमसे क्या बोला था, एक ही चीज़ बोली थी कि जैसे अंधा अपनी लाठी पर अंधा विश्वास करता है, वैसे तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, अगर दोबारा वो चीज़ ना हुई तो मुझे कहना, और हुआ भी वही जो होता था और होगा भी वही जो होता आया है।
नीट 2023 में 79 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे और नीट 2024 में उस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से 188 नंबर के क्वेश्चन आए। मतलब 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन वेर आस्क्ड फ्रॉम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नीट 2024। और इस बार मैं फिर से गारंटीड बोल रहा हूँ कि मिनिमम 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और मैक्सिमम 180 नंबर तक हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। उन्हीं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो टॉपिक नहीं है, तुम्हारे 90% फिजिक्स के सिलेबस को कवर करते हैं। और कोई भी यूट्यूब पे तुमसे अगर आगे ये बोल रहा है कि 15 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, 20 टॉपिक पढ़ लो 150 नंबर, तो कभी उनकी बातों का भरोसा मत करना। गारंटेड बोल रहा हूँ, कभी 15, 20, 25 टॉपिक से 150 नंबर, 30 टॉपिक से कभी 150 नंबर आएंगे ही नहीं। जब पूरी यूट्यूब इस धुन में दौड़ रही थी कि 15 टॉपिक से ये, बस व्यूज के लिए, बस बच्चों का मूर्ख बनाने के लिए कि 15 टॉपिक से 150, 20 टॉपिक से ये, उस टाइम मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज लॉन्च करी थी, क्योंकि मुझे पता था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। और वही होता है। प्रूफ वाली वीडियो तुमको देखनी है, तुम वीडियोज वाले सेक्शन में जाना। जैसे तुम नीचे जाओगे, जैसे नीचे जाओगे तुम, तो तुम्हें एक प्रूफ वाली वीडियो मिलेगी। 7000 बच्चों ने देखा है और अराउंड 600 बच्चे आज उस बैच में इनरोल्ड है और पढ़ाई कर रहे हैं। 188 मार्क के नीट फिजिक्स, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूफ। देख रहे हो, ये वीडियो तुम लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में जाओगे, सबसे नीचे जाना, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनेगी, उसको ओपन करोगे, तुम देखो मैंने कैसे पढ़ा रखा है। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 पढ़ा है स्क्रू गाज, फिर दूसरा वर्नियर कैलिपर। उससे क्या होता है कि पहले स्क्रू गाज और वर्नियर कैलिपर की थ्योरी पढ़ाई मैंने, और उस थ्योरी को पढ़ाने के बाद सारे ट्रिक्स बताए। ट्रिक्स को बताने के बाद सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एलन के अराउंड सारे क्वेश्चन, पीवाईक्यू के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन, एआईट्रिपल के जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के, 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ हर एक टॉपिक के। तो सोचो 80 टॉपिक है तो 80 गुणे 40 कर लो, 3200 के अराउंड क्वेश्चन मैंने इसमें करा रखे हैं। 80 × 40, अगर 40 क्वेश्चन पर टॉपिक ले रहे हो तो ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चन कम है, लेकिन ये अवतार जो थी, ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज थी, ये पिछले साल की थी, अभी भी वही चल रही है। इसमें और क्वेश्चन आने वाले हैं, अराउंड 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा बैच था। दूसरा हमने क्या बैच लॉन्च करी थी, फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने क्या बोला था, अवतार सीरीज के बाहर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन तुमने दिखा दिया, उसी दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। हुआ भी वही जो होता था, होगा भी वही जो होता आया है। फिजिकल केमिस्ट्री में 19 के 19 क्वेश्चन, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री इन 20 आवर पे सीरीज पे जाना, इसको ओपन करोगे तो तुम्हें दिखेगा 19 के 19 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए थे। जो पढ़ाया वही आया। अब कोई भी बोल देता है आके कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, तो जब इतने मोटे मोटे बुक्स, इतने मोटे मोटे नोट्स कोई पढ़ाएगा तो किसी के नोट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। लेकिन जो चीज़ कंसाइज में दे रहा हूँ वहां से अगर कोई लाके दिखा दे तो मैं मानूं। तो ये देखो 19 के 19 डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे नीट अवतार सीरीज से थे। मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 घंटा, थर्मोडाइनमिक्स 4 घंटा। इसके बाहर तुम कोई क्वेश्चन नीट में लाके दिखा देना, कोई भी चैलेंज, ओपन चैलेंज, कोई भी दिखा नहीं सकता इसके बाहर। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कराया हूँ, सबसे पहले 15 से 20 मिनट में एनसीईआरटी हाईलाइट करवाया हूँ, उसके बाद 30 से 40 मिनट में पूरी थियरी पढ़ाया और पूरे फॉर्मूले पढ़ाया हूँ और सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताया हूँ, जो कि सामने वाला तुम्हारा बच्चा अगर वो कर रहा होगा, कुछ किसी क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहा है, टिपिकल क्वेश्चन है, तुम उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, जो ट्रिक्स इसमें बताया हूँ मैं, ठीक। उसके बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट कराया हूँ, सारे एग्जाम्पल कराया हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करवाया हूँ। उसके बाद लास्ट में नीट के पीवाईक्यू 36 साल के कराया हूँ, इन्हीं 3 घंटों में, इन्हीं 4 घंटों में। तो तुम सोच लो किस तरह का कंटेंट है ये। अगर तुमने पढ़ लिया 19 के 19 क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ, ठीक। आगे चलो, फिजिक्स में सारे फॉर्मूलेज वगैरह तुम्हें नहीं याद होते हैं, तो सारे फॉर्मूलेज तुम्हें याद करने ही हैं और बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले और सारे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं अवतार सीरीज में, देख लेना। इतने सारे अवतार 2.0 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अवतार 2.0 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रही है। इसमें 3 पार्ट में वीडियो जाती है। पहला पार्ट हमारा होता है नीट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। दूसरा पार्ट जैसे प्रेडिक्टेबल है, 2 घंटे 57 मिनट में पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है, लाइन बाय लाइन विद एक्स्ट्रा सारे जितने भी एक्सेप्शन वगैरह सब कवर्ड है। दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से, इसके बाहर भी अवतार की जो 2.0 केमिस्ट्री की है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसके बाहर भी ये क्वेश्चन तुम दिखा नहीं सकते हो। मुझे गारंटेड बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम उसके बाहर दिखा नहीं सकते हो। और जो 30 से 32 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आएंगे 20 मिनट के अंदर तुम सॉल्व करोगे और पूरा का पूरा नीट का पेपर तुमको इसी पीडीएफ से दिखाऊंगा मैं कि देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था, यही क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कवर कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट, पूरा बैक एक्सरसाइज और नीट के 36 साल के पीवाईक्यू कराया जा रहे हैं इस सीरीज में भी। और ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 देखो, अब पार्ट 3 में मैं क्या कराता हूँ, ये देखो पार्ट 3 देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 हुआ, पार्ट 3 देखो, पार्ट 3 देखो। जैसे ये देखो पीरियडिक टेबल था ना, पीरियडिक टेबल बोलता हूँ, ये देखो पार्ट 3। पीरियडिक टेबल में पार्ट 3 जो है वो पेड बैचेस में है, ठीक है। उसको देखो, एम्स
जेई और AIEEE के सारे क्वेश्चन पार्ट 3 में कराएंगे प्रेडिक्टेबल के, तो कुछ भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियोज़ में। तो फिगर नंबर 2.10 देखो, एटॉमिक एमिशन के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है द लाइट एमिटेड बाय द सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम और एनी अदर एलिमेंट कैन बी पास थ्रू ए प्रिज्म एंड सेपरेटेड इनटू सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ, दस एन एमिशन स्पेक्ट्रम बीच इज ए फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ सेपरेटेड वेवलेंथ इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। ये सिंपल सी थ्योरेटिकल पोर्शन है। कह रहा है प्रिज्म से हम लोग देख सकते हैं कैसे लाइट डार्क कैसे बनता रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दूसरा होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। कुछ अगर यार कोई अगर चीज़ एमिट कर रहा है तो उसके अपोजिट में एक एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो उसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो जब वाइट लाइट इज पास थ्रू द अनएक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखना है, दो चीज़ ध्यान रखना, ये था एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, ये एटॉमिक एमिशन में, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में क्या था, अनएक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। And then through a slit and prism, the transmitted light is lacking in intensity at the same wavelength and as are emitted in A। पहले वाले में जो वेवलेंथ आ रही थी उससे मतलब लैग कर रहा था। और रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज आल्सो ए लाइन स्पेक्ट्रम एंड द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है वो भी एक लाइन स्पेक्ट्रा होती है और फोटोग्राफिक नेगेटिव होती है एमिशन स्पेक्ट्रा की। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ो। ये तुम्हारे बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, ये सब तुमको अभी बता दूंगा मैं। वैल्यू जो होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स जो होती है उसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। देखो लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रैकेट, पीफंड होता है। देखो अगर N1 जो है, जैसे N1 आ गया ना, ये जैसे ये मान लो, ये तुम्हारा इसको इक्वेशन मान लो, बेसिक इक्वेशन अपना, ठीक है। तो अगर तुम्हारा इसमें N1 में 1 है, बाकी ये 2 3 4 5 कुछ भी है तो लाइमन है। अगर N1 2 है, देखो 2 है, बाकी ये 3 4 5 कुछ भी है तो बामर है। अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, ये 5 है, तो 3 है तो पार्सन, 4 है तो ब्रैकेट, 5 पीफंड। बस अपना पुट करो, आंसर रखो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो लाइमन होती है UV होती है और जो बामर होती है B से बामर, B से विजिबल, तो B से बामर, B से विजिबल, तो बामर और विजिबल होगा। और पार्सन जो इंफ्रारेड होती है, ब्रैकेट जो इंफ्रारेड होती है, और पीफंड जो इंफ्रारेड होती है, ठीक। आगे बढ़ो, अभी कुछ मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी, दिस पाथ सर्कल ऑर्बिट। वो तो पहले ही बता चुका हूँ, ये ऑर्बिट बोलते हैं इसको। फिक्स पाथ होती है, फिक्स रेडियस होती है, फिक्स एनर्जी होती है। और स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट इसको बोलते हैं, मतलब ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं या अलाउड एनर्जी स्टेट बोलते हैं। दिस ऑर्बिट आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली, ऐसे यार कॉन्सेंट्रिक वे में ऐसे होते हैं, ठीक। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। जो एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन में है वो टाइम के साथ चेंज नहीं करती है, क्योंकि जो उसने बताया था ना रदरफोर्ड ने, जो यहीं पे फेल हो गया, रदरफोर्ड ने बताया था कि ऐसे घूमेगी तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो एनर्जी रेडिएट करेगी तो फॉल कर देगी इसी में। तो इसलिए बोला गया कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में चेंज नहीं होती है टाइम के साथ। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी का एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू स्टेशनरी स्टेट टू लोअर। ये सिंपल सी बात क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि लोअर से मतलब n=1 से n1 मान लो 1 से n5 में जाना है तो क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो कैसे जाएगा, जब इसको एनर्जी देंगे हम लोग, एनर्जी देंगे, ठीक है, एनर्जी हम लोग देंगे, ठीक, मतलब एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक। अब मान लो n5 से n1 में आ रहा है तो क्या कर रहा है, इसको एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो एनर्जी एमिट कर रहा है, वही लिखा हुआ कि जब हायर से लोअर में जाता है तो एमिट करता है। और द एनर्जी चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस इन ए कंटिन्यूस मैनर, ये एनर्जी भी कंटिन्यूस मैनर में टेक प्लेस नहीं करती है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। मतलब तुम नीचे से ऊपर गए तो एब्जॉर्ब किए, ऊपर से नीचे आए तो एमिट किए, वही बोल रहा है, ठीक। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है I × ओमेगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो mvr होता है। तो एंगुलर मोमेंटम L से दिखाते हैं, mvr होता है। और तुमसे अगर ये पूछ लिया कि फ्रीक्वेंसी बताओ क्या क्या हो सकती है, तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, hν होती है। ये यार ये n नहीं लिखा है, ये नंबर मतलब n = 1 2 3 वाला नहीं, ये फ्रीक्वेंसी लिखा है, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू होती है hν, तो h इक्वल टू क्या हो जाए, एनर्जी अपन म्यू हो जाएगी, और म्यू इक्वल टू क्या हो जाए, एनर्जी अपन h, वही लिखा हुआ है। तो डेल्टा E पूछा है, E2 - E1 अपन h कर देना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड
यानी MBR जो होती है वो क्वांटाइज होती है, वो NH/2 के इंटीग्रल मल्टीपल में होती है। मतलब n की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो। मतलब पहला होगा H/2, तो दूसरा पुट करोगे तो 2H/2, तो 2 से 2 कट गया तो H/π बचेगा, फिर 3H/2, फिर 4H/2, ऐसे होता है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, क्वांटाइज होती है। कुछ फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है -13.6 Z²/n²। तो Z तुम्हारा हो जाएगा और n² हो जाएगा। अभी बताया था ना यार, ऐसे लिखते हैं ना, अभी तो मैं तुमको बताया हूँ, ZAX ऐसे बताया ना मैंने, AXZ ऐसे ना बोला था। ये तुम्हारा क्या मास नंबर, जो तुम्हारा क्या एटॉमिक नंबर है, तो ऐसे बताया था ना मैंने। तो एनर्जी जो होती है -13.6 Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होती है। अगर पूछ ले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ आंसर, तो इसको ये बताना है। और नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, बाउंडेड है। नेगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है। अगर तुमको जूल पर एटम में पूछेगा तो ये हो जाएगा -2.2 × 10⁻⁻18 Z²/n², इसको बोलते हैं जूल पर एटम। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पूछा तो ये लगाओ, जूल पर एटम ये लगाओ। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी के पॉजिटिव में, मतलब कि निगेटिव में होगी। मतलब देखो, अगर मान लो तुम्हारा एनर्जी है -15 जूल है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या होगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब माइनस में -15 जूल, मतलब क्या हो गई, 15 जूल हो गई प्लस में। मतलब सिंपल सी बात है कि जितनी टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी तो निगेटिव में ही होगी, तो जितनी टोटल एनर्जी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन पॉजिटिव में होगी, पहली चीज़। दूसरी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 2 गुना होगी टोटल एनर्जी के। जैसे 15 जूल अगर टोटल एनर्जी थी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस में होगी ना, 15 जूल है, तो ये -30 जूल हो जाएगी। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 2 गुना होती है टोटल एनर्जी के। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर तुम मोड में लोगे तो एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है और पोटेंशियल एनर्जी का आधा होती है। वही तो हुआ यार, पोटेंशियल एनर्जी 2 गुना होता है टोटल एनर्जी के। इस चीज़ का ध्यान रखना, विद सेम साइन, नेगेटिव साइन के साथ ही रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक, अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछा तो पॉजिटिव में। जैसे मान लो टोटल एनर्जी दिया है -15 जूल, पूछा बाइंडिंग एनर्जी, तो माइनस को हटा दो, बस 15 जूल लिख दो, बाइंडिंग एनर्जी तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो। वही लिखा है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल H/2, वही बताया मैं, N/2, वही लिखा हुआ है। और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी डज नॉट अप्लाई हियर, दैट इज वाई ओनली सर्टन फिक्स ऑर्बिट हमारे पास होते हैं। और बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में बताया गया कि स्टेशनरी एटम इलेक्ट्रॉन के लिए n1 2 3 है, इंटीग्रल जो होते हैं इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अरे n का वैल्यू 1 2 3 4 जैसे ऐसे 1 2 3 4 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ऊपर बता चुका हूँ R = क्या होती है, बोलो, R = R0 A⁴1/3 होती है, और R = होती है n² A0। मतलब कि जो रेडियस होते, जो R होती है रेडियस, वो डायरेक्टली इक्वल्स टू n² होती है। और जो एनर्जी होती है डायरेक्टली इक्वल्स टू Z²/n² ऊपर से निकाल लेना, और रेडियस यहाँ से। अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। ठीक, और एनर्जी होती है -RH/1/n²। RH हमारा रेडवर कांस्टेंट है 2.18। यहाँ पे देखो लिखा है 2.18, मैंने क्या लिखा था 2.2 लिखा था, क्योंकि इसको राउंड अप कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था क्या 2.2 × 10⁻⁻18, 2.2 × 10⁻⁻18। और निगेटिव में क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी निगेटिव में ही होती है। ठीक, उसके बाद कुछ है यहाँ पे, हाँ ये जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है ना इन्फ्लुएंस से, न्यूक्लियस से, एनर्जी इज टेकन एज 0 एंड द इलेक्ट्रॉन इन द सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया तो उसको एनर्जी टेकन कर लेंगे 0, और इलेक्ट्रॉन इस सिचुएशन में स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होता है, जिसमें वैल्यू होती है n की वैल्यू इनफाइनाइट, और इसको आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। एटम जो मैंने पढ़ाया था फिजिक्स में, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हूँ वहाँ पे। ठीक, कुछ फॉर्मूले ध्यान रखना। जो रेडियस होती है वो 0.53 n² एंगस्ट्रॉम होती है। तो वही बोला हूँ ना कि रेडियस जो होती है क्या होती है 0.53 n²/z, मतलब रेडियस डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या n² है, और रेडियस इनवर्सली इक्वल्स टू 1/z है। और वेलोसिटी जो होती है, अगर वेलोसिटी पूछे तो 2.2 × 10⁻⁶ × z/n कर देना। तो रेडियस अगर n² है, वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या z/n है, तो टाइम पीरियड जब निकालोगे ना, तो टाइम पीरियड जो होती है वो डायरेक्टली इक्वल्स टू n³ हो जाती है। ठीक है, और टाइम पीरियड का उल्टा, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, करंट, एवरेज स्पीड, एंगुलर स्पीड, इन चारों का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब Z²/n³ हो जाएगा। तो टाइम पीरियड का याद कर लो क्या, n³/z², बाकी सब इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी, करंट, एवरेज स्पीड, एंगुलर स्पीड, ये सब उल्टा हो जाएंगे। तो अगर तुमसे मान लो रेडियस दिया n²/z, एरिया पूछा तो एरिया होता है πr², तो इसको तुमको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो एरिया जो होता है πr² होता है, तो
एरिया डायरेक्टली प्लस टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब एन पे पावर 4 अपन जेड स्क्वायर हो जाएगा। देखो एन पे पावर 4 अपन जेड स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर में होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें थी। और एनर्जी वगैरह जो दी हुई है, देखो एनर्जी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उठ पटांग चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये देखो एनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पर भी, वही सेम चीज़ बार बार लिख रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखा है, वेव नंबर लिखा है। तुम्हें कुछ नहीं याद करना, मैं बता रहा हूँ क्या याद करना है। चेंज इन एनर्जी याद रखनी है, कुछ नहीं याद करना, बस 3-4 यही सारे फॉर्मूलों का कंपाइलेशन करके मैं यहाँ पर दिया हूँ, लिख दो। अगर तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो एक फॉर्मूला है 3.3 × 10⁻15 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर हर्ट्ज में। ठीक, अगर तुमसे वेव नंबर पूछे तो 1.1 × 10⁻7 1/n इनिशियल का स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर। देख रहे हो 3.3 1.1 देख रहे हो। और एनर्जी पूछे तो 2.2। तो देखो वेव नंबर में 1.1 आ रहा है, एनर्जी में 2.2 आ रही है और फ्रीक्वेंसी में 3.3 आ रही है। कहो भैया वेवलेंथ बताओ, तो भाई जब फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी का क्या होता है c/λ। तो c से तो लैम्डा हो जाएगा c फ्रीक्वेंसी, मतलब c 3 × 10⁸ अपन फ्रीक्वेंसी कर देना, तुम्हारा वेवलेंथ आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी याद कर लो, वेव नंबर याद कर लो, एनर्जी का फॉर्मूला ये याद कर लो जूल में। और अगर n2 - n1 उसने पूछा तो अगर 13.6 वाले फॉर्म में पूछा तो 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले याद रख लो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, और अगर तुमसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछा, जैसे मैंने बताया था ना कि n1, अभी तुमको क्या बताया था मैंने, यहाँ पे आयनाइज्ड लिखा था ना, आयनाइज्ड लिखा था ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि n हमारा क्या इन्फानाइट है, मतलब n2 क्या इन्फानाइट है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हूँ मैं कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी पूछेगा तो वहाँ पे n1 की जगह रख देना 1 और n2 की जगह इन्फानाइट। अगर सेपरेशन एनर्जी पूछेगा तो n1 की जगह रख देना 2, 3, 4 जो भी तुमको रखना होगा। मान लो पूछा उसने सेकंड सेपरेशन है, जो भी तुमसे पूछे तो वहाँ पे n से नहीं स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है और n2 अभी भी इन्फाइनाइट होती है। अगर एक्साइटेशन एनर्जी पूछेगा तो उसमें n1 का वैल्यू 1 ही रहेगा और n2 का वैल्यू 2, 3, 4, 5। जैसे उसने पूछा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n का वैल्यू क्या रखोगे 1, नहीं, n का वैल्यू होता है 2। मान लो पूछा सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो n का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। मान लो पूछा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, जैसे पूछा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो n का वैल्यू क्या होगा बताओ 5 होगा। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट n का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। मतलब एक बढ़ा के तुमको लिखना होता है। ठीक, और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है। आयनाइजेशन एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर, मान लो टोटल एनर्जी लिखा है, टोटल एनर्जी लिखा है -13.6 तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी -13.6 हो जाएगी। 6 समझ आया? आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बोहर साहब अभी तक बहुत ज़्यादा चौड़ में थे कि हमने सब बता दिया, हमने सब एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बोहर साहब भी फेल हो गए हैं 2 इफेक्ट को बताने के लिए। पहला जीमान इफेक्ट, दूसरा स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट ये कहता है कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो बन रही है वो कैसे सेपरेट करती हैं, कैसे स्प्लिट करती हैं, किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। और स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क टोनी स्टार्क आयरन मैन, तो स्टार्क इफेक्ट बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे स्प्लिट करती हैं। तो ये दो दोनों जीमान और स्टार्क इफेक्ट थे, ये नहीं बता पाए। दूसरा एबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए कि वो मॉलिक्यूल बनाएंगे केमिकल बॉन्डिंग, मतलब केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, ये भी ये बोर साहब नहीं बता पाए। ठीक, अब आता है मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसमें सबसे पहला था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इसमें सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहा किसका, डी ब्रोगली का। तो डी ब्रोगली ने बताया कि मैटर लाइक रेडिएशन शुड आल्सो गिव डुअल बिहेवियर बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो फाइनल किसने किया, डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस कर दी है कि जो वेवलेंथ होती है वो h/mv के बराबर होती है, मतलब h/ मोमेंटम के बराबर होती है। और मोमेंटम की जगह तुम रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी रख सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल इफेक्ट में, तो ये भी पुट कर सकते हो। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में पूछा तो h/√में 3m केवीटी पूछ सकते हो। अगर वोल्टेज दिया हो तो h/√में 2m क्यू डेल्टा भी रख सकते हो। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो h/QET रख सकते हो। और मैग्नेटिक फील्ड में तो h/QBr रख सकते हो, जहाँ पे बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम्हारा फिजिक्स वाला मैंने सारा छाप दिया है। ठीक है, फिजिक्स में सारा पढ़ाया था मैंने। तो बस इन्होंने इतना बताया था, लैम्डा इक्वल टू h/mv h/p। ठीक, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ पावरफुल टूल इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च बिकॉज इट अचीव्स ए मैग्निफिकेशन अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 15 मिलियन टाइम्स हम लोग मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ो। हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्होंने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि हम लोग एक टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम या वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, और मैथमेटिकली उन्होंने बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इक्वल टू होता है h/4 से ज़्यादा हो गया बराबर होगा। और इसी को उन्होंने पुट करके यहाँ पर रख दिया, मतलब पी की जगह क्या रख दिया, एम बी रख दिया, तो ये इक्वेशन हमको बन गया। ठीक, आगे कुछ है, कुछ नहीं है। ये देखो
सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी रूल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने से क्या क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहला फ़ायदा हुआ कि इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अदर पार्टिकल्स। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, रदरफोर्ड वगैरह ने बोला कि जो ऑर्बिट, जो एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेना, ध्यान रखना, ये जो रदरफोर्ड और अदर साइंटिस्ट उन्होंने बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट होती है, सर्कुलर ऑर्बिट होती है, लेकिन सोमारफील्ड साहब ने बोला ये सब गलत है। ऑर्बिट कैसी होती है, ऑर्बिट जो होती है क्या होती है, इलिप्टिकल होती है, और इलिप्टिकल ही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो सोमरफील्ड ने बताया था कि ऑर्बिट क्या होती है, इलिप्टिकल होती है। तो इन्होंने रूल आउट कर दिया एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ, ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल्स, और द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वही डेल्टा बी अपन इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपन 4 हो जाता है, ठीक। देयरफॉर वन मे से दैट इन डीलिंग विथ मिलीग्राम साइज और हैवियर ऑब्जेक्ट द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर हार्डली अ वेरी रियल एग्जिस्टेंस, इसका भी ध्यान रखना। तो therefore it means that precise statement of the position and momentum of the electron have to be replaced by the statement of probability, कि प्रिसाइज नहीं होता है, कोई चीज़ प्रिसाइज नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में डाल दिया गया, और इलेक्ट्रॉन एट ए गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम, दिस इज व्हाट हैपेंस टू द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेटा। मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बोला कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं है, प्रोबेबिलिटी मान के हम लोग खेलेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो रीजन क्या था फेलियर, बोहर मॉडल क्यों फेल हो गया, 2-3 चीज़ जीमान स्टार के सब नहीं बता पाए, क्यों, क्योंकि वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोहर मॉडल। बोहर मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वेव नेचर को कंसिडर ही नहीं किया गया। बोहर मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वेव नेचर को कंसिडर ही नहीं किया गया था, ठीक है। और बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर्स द डुअल बिहेवियर ऑफ नेचर, पहले तो वेव नेचर को कंसिडर नहीं किया, तो डुअल नेचर को तो इग्नोर किया ही गया, बट आल्सो कंट्राडिक्ट करता है हाइजेनबर्ग के सर्टेनिटी प्रिंसिपल को, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी कंट्राडिक्ट किया, इसलिए वो फेल हो गया, ठीक। आगे बढ़ो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्लासिकल मैकेनिक्स को उसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है ना क्लासिकल मैकेनिक्स, तो वहाँ पे हम लोग डील करते हैं सारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ, फॉलिंग स्टोन, ऑर्बिटिंग प्लैनेट, ये सारे पे डील करते हैं, ठीक है। इट फेल्स व्हेन अप्लाई टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, अभी बोला हूँ ना कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होगा, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं होगा। तो माइक्रोस्कोपिक के लिए कौन हो रहा है, तो क्वांटम हो रहा है, तो क्वांटम वाला माइक्रोस्कोपिक अप्लाई नहीं होगा, वही तो लिखा माइक्रोस्कोपी पे फेल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स पे। दिस इज मेनली बिकॉज क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द ये भी इग्नोर कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। दुनिया इग्नोर कर रही है, ये भी इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद आया क्या, स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग हैमिल्टनियन बोलते हैं, साई इक्वल टू ई साई होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर तो हैमिल्टनियन बोलते हैं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है। आगे आओ, कुछ नहीं है। ये देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन साई फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एटम, इसको ध्यान रखना कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो वेव फंक्शन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का उस एटम में, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, मतलब जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन का स्क्वायर है उतना ही ज़्यादा चांस होता है किसी चीज़ को, किसी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल फंक्शन। इसका मतलब ये होता है, साई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर अगर मिल गई, हायर स्टडी में पढ़ाया जाता है, ठीक है, हमारे लेवल का नहीं, जितना दिया हमको उतना पढ़ना है। तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ मोस्ट प्रोबेबिलिटी द फाउंड, मतलब कि जहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होगा, साई स्क्वायर ज़्यादा होगा, वही लिख रहा है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको बोलते हैं, जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा, वहाँ पे ये ज़्यादा ही मिलेगा तुमको, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वांटम नंबर पे, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक थ्योरेटिकल चल रहा था, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वांटम नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 3-4 क्वांटम नंबर होते हैं। तो पहले पे स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो एनसीईआरटी में जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको दिया था बोहर ने, ये साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को बताता है, और ये डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है न्यूक्लियस से, तभी तो साइज बता पाता है, ठीक। अगर तुमसे इसको एन से डिनोट करते हैं, किससे, एन से, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल अगर पूछेगा तो एन ही होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर पूछेगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछेगा तो 2n स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है एक ऑर्बिटल में
कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे ऐसे बोलो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट 2n², मतलब एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं यार, 2 होते हैं ना, तो इसकी वजह से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेल पूछा तो n, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा तो n², और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 2n² हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब आ जाओ एनसीईआरटी में जो लिखा है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से दिखाते हैं। इसका पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होता है n 1 2 3, 0 नहीं होता है, 1 2 3 होता है। और ये साइज और एनर्जी को बताता है। फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन n, मतलब हाइड्रोजन जैसे H है और हीलियम प्लस है तो ये भी तो हाइड्रोजन लाइक हो गया, लिथियम 2+ है तो ये भी तो हाइड्रोजन लाइक हो गया। तो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज और हाइड्रोजन का जो होता है एनर्जी और साइज जो होता है डिपेंड्स करता है केवल n पे। ठीक, इसको सेल बोलते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाई सेल, कौन सा सेल है। और जितने ज़्यादा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n होगा, नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल बढ़ेंगे, मतलब n बढ़ाओगे तो ऑर्बिटल बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। एंड द गिवन बाई n², ऑल द ऑर्बिटल गिवन बाई n², तो मैंने ऊपर ही तुमको बता दिया था क्या कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, n² होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो 2n² हो जाएंगे, ऊपर ही बता चुका हूँ। ठीक है, और n कंस्टिट्यूएंट ए सिंगल सेल, ये वही चीज़ है यार, n = 1 2 3 4 KLM में नो p ऐसे जाएगा। ठीक है, आगे दूसरा नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको L से दिखाते हैं। इसको हम लोग ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और ये क्या बताता है, ये बताता है 3D शेप को, वो साइज और एनर्जी को बता रहा था, ये बताता है 3D शेप को। और इसकी वैल्यू 0 से लेके n-1 तक कुछ भी हो सकती है। मतलब अगर n, देखो लिखा है ना, अगर n का वैल्यू 4 है, अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0 1 2 3 होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब l जो है कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब n हमेशा ज़्यादा होगा l से। ठीक, हमेशा ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 0 से लेके n-1 तक हो सकती है। और हर एक सेल कंजिस्ट करता है 1 और मोर सब सेल और सब लेवल्स। और ठीक है, और जो नंबर ऑफ सब सेल्स होते हैं प्रिंसिपल सेल में = द वैल्यू ऑफ n। अभी बोला हूँ ना, नंबर ऑफ सब सेल पूछेगा तो क्या बताओगे, नंबर ऑफ सब सेल पूछो क्या बताओगे, n बताओगे, सीधे बता दिया हूँ। ठीक है, तो दूसरा हमारा हमने क्या पढ़ा, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को दिया था सोमरफेल्ड ने, और सोमरफेल्ड ने ये बताया था इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इसको सब सेल, सब ऑर्बिट, सब लेवल भी बोल सकते हैं। और शेप ऑफ ऑर्बिट या शेप ऑफ सेल को बताता है, सब सेल को बताता है। तो कैसे दिखाते हैं, L से। तो तुमसे अगर पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ सब ऑर्बिट में, तो तुम लिखोगे 2l+1। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछेगा और l का वैल्यू 3 दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, तो 2l+1 यानी 2 3 6 + 1 यानी कितना हो गया, 7 हो गया, ऐसे लगाओगे। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा सब ऑर्बिट में, तो उसको बोलेंगे 2 × 2l+1, मतलब 2 गुना हो जाएगा ना, वहाँ पे n² का 2n² हुआ था, यहाँ पे 2l+1 का डबल हो जाएगा, 2 × 2l+1 हो जाएगा। ठीक, अब तुमसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया, तो उसका फॉर्मूला होता है √L l+1 × h/2π। ये बाहर है, h/2π बाहर है, h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हम लोग देखो h/2π को कहीं कहीं पे ऐसे लिखा जाता है, h5, h पे ऐसे माइनस का साइन उसी बीच में। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो यहाँ तक आई होप क्लियर कर दिया मैंने। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम, इसको दिया था लिंडे ने। ठीक है, और ये स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम लोग, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2l+ फॉर एनी सब सेल इट इज डिफाइंड एज 2l+1। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -l से लेके +l तक होती है। मतलब कि अगर l की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी, +2 होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक वाला हो गया। अभी इसको बताया हूँ, ऊपर साथ बताया हूँ ना, दिखा देता हूँ। ये देखो, यही है ना, जैसे मान लो इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ से होती है, इसकी होती है -l से लेके +l तक। अगर मान लो l की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू कहाँ होगी, -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 इतनी वैल्यू हो सकती है। कितना हुआ, 3 1 4 4 3 7 वैल्यू इसकी हो सकती है, 7 वैल्यू इसकी हो सकती है। तो अभी ऊपर मैंने बताया 2l+1, जैसे मान लो 3 है, m की वैल्यू 3 है तो 7 वैल्यू होगी ही होगी, 2 3 6 + 1 अभी बताए हैं ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दो चीज़ याद रखनी है कि जैसे मान लो पी सब सेल में क्या होती है, देखो ऐसे होता है, ये यहाँ देखो, पहले पढ़ा देता हूँ। देखो 0 1 2 3 4 5 अगर l की वैल्यू है तो 0 की जगह s रखते हैं, मतलब अगर 0 दिया, l की वैल्यू 0 है तो s होगा, l की वैल्यू 1 है तो p होगा, l की वैल्यू 2 है तो d होगा, l की वैल्यू 3 है तो f होगा। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालोगे, 2l+1 से, तो 0 रखोगे तो खत्म, तो 1 आ गया। 3 कैसे आएगा, 1 रखोगे तो 2 × 1 + 1 3 आ गया, फिर 5 7 9 ऐसे और नंबर में बढ़ता रहता है। ठीक, तो s जो होती है उसकी शेप होती है स्फेरिकल।
पी जो होती है उसकी शेप होती है डम्बल, डी जो होती है डी से डबल डम्बल, तो डबल डम्बल, और एफ से होती है कॉम्प्लेक्स शेप। इतनी शेप तुमको याद रखनी है, ठीक। अब मान लो पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 होंगे, एस में कितना 1, देखो अरे यार तभी तो एस में एक ही बनता है, और पी में 3 होता है, पी एक्स पी वाई पी जेड, और डी में कितने बनेंगे 5, 1 2 3 4 5, तभी तो डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर पाते हैं, और एफ में कितना 14, तो 7 ऐसे बनेंगे ना, 7 बनेंगे तभी तो हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहीं से गई पड़ी हैं, ठीक है। तो एस में एक और एस में कितना बढ़ेगा, एक ऑर्बिटल, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एस में एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। पी में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में कितने 1 2 3, मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ये लिखा हुआ है। तो अगर एल का वैल्यू है ना तो पी सबसे एल है, तो -1 से लेके +1 तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अरे यार -L से लेके +L तक होती है ना, तो 1 है, तो -1 से लेके +1 तक। तो अगर कहीं पे -1 आ गया तो पी एक्स होता है, कहीं पे 0 आ गया तो पी जेड होता है, +1 हो गया तो पी वाई। ऐसा नहीं है कि पी जेड की जगह मान लो कहीं पे +1 आ गया तो पी जेड रख दो, नहीं, वो पी वाई होता है। अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया तो पी वाई होता है, मतलब -1 का पी एक्स, 0 का पी जेड और +1 का पी वाई, ठीक। उसी तरह मान लो L का वैल्यू 2 है तो क्या होगा, S P D F 0 1 2 3, तो 2 हो गया, तो -2 से +2 तक होगा। तो जो -2 होती है उसकी वैल्यू होती है डी एक्स वाई, जो -1 होती है उसकी होती है डी वाई जेड, जो 0 होती है उसकी होती है डी जेड स्क्वायर। मान लो पूछ लिया 0 जो वैल्यू है उसमें कौन सा डी का कौन सा होगा, तो डी जेड स्क्वायर होता है, और जो +1 होता है उसका होता है डी एक्स जेड, जो +2 होता है उसको होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। तो पी का ध्यान रख लो, कब का -1 0 +1 होता है, और डी का ध्यान रख लो, ठीक। ये तुम्हारा हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा दिया मैंने, ये बता दिया। अब देखो, बट सारे क्वांटम नंबर एबल नहीं हुए एक्सप्लेन करने के लिए लाइन स्पेक्ट्रा इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। अभी तक सारे क्या थे, सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो 1925 में जॉर्ज एनलक बक और सैमुअल गॉड स्मिथ आए, जिन्होंने प्रेजेंस ऑफ 4th स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में बताया। नाम याद रख लेना, साइंटिस्ट का पूछा जा सकता है, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन हैज बिसाइड चार्ज एंड मास इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर भी होता है, और उसको हम लोग एस से डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो एस है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों एक स्पिन में नहीं होंगे, दोनों अपोजिट स्पिन में होते, एक ऊपर एक नीचे, तो इसको बोलते हैं +12, इसको बोलते हैं -12, ठीक है। वही लिखा हुआ +12 -12, ऊपर वाला स्पिन अप, नीचे वाला स्पिन डाउन। ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन, वही लिखा हुआ, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे और दोनों अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ पहले ही। यहाँ पे देखो, psi square at any point in an atom gives the value of probability density at the point. Probability density is the probability per unit volume and the production and the product of is the product of psi square volume. ये भी तो तुमको ऊपर बताए होंगे, सेम चीज़ है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर पूछ लिया तो रूट में एस एस, जैसे वहाँ पे था रूट में एल +1 इंटू h/2 था, यहाँ पे रूट में एस +1 h/2 हो जाएगा, ठीक, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल तुमसे पूछेगा, ये देखो ध्यान रखना, ये तुम्हारा एग्जाम्पलर में भी कभी कभी पूछ लेता है। देखो ये ग्राफ ध्यान रखना, ठीक है। ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ साई आर, पहला क्या ऑर्बिटल वेव फंक्शन है साई आर का, ठीक है, और ये साई स्क्वायर का है, साई स्क्वायर, ये देखो ये साई स्क्वायर का है, ठीक है। एज ए फंक्शन डिस्टेंस ये 1s का 2s का है, मतलब ये 1s का ग्राफ बनाया गया है, ये 2s का बनाया गया, ठीक है। तो 1s का देखो सिंपल सा कुछ है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है यहाँ पे, और 2s में देखो 2 बार मुड़ गया, एक बार मुड़ के फिर एक बार ऐसे गया, ठीक है। ऐसे याद रखना इसको। मैक्स बोर्न ने स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन साई स्क्वायर एट अ पॉइंट गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्स बोर्न ने बताया था कि जो साई स्क्वायर है वो क्या देता है, हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, मतलब साई स्क्वायर जहाँ पे होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट 1s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस एंड इट डिक्रीजेस शार्पली एज मूव अवे फ्रॉम इट। बोल रहा है कि 1s में कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पे मैक्सिमम है, देखो न्यूक्लियस के अराउंड मैक्सिमम है, फिर धीरे धीरे घटता हुआ जा रहा है, देखो घटता जा रहा है, देखो मैक्सिमम हो गया फिर घटना स्टार्ट कर दिया, ठीक। ऑन द अदर हैंड 2s ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पहले डिक्रीज करता है 0 तक, देन अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये वाला पहले डिक्रीज करेगा 0 तक, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो ये 1s 2s में अंतर है, इस चीज़ को देखो बहुत एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी ने, तो यहाँ से क्वेश्चन रिजन स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा सकता है, ठीक है। आफ्टर रीचिंग ए स्मॉल मैक्सिमा इट डिक्रीजेज अगेन 0 एंड अप्रोचेज 0 एज द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज फर्दर। फिर वही बात बोला, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है। तो जो रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू 0 उसको नोडल सरफेस बोलते हैं और सिंपली नोड बोलते हैं। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 उसको नोडल बोलते हैं,
ठीक है, याद रख लो। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है जितना l होगा उतना एंगुलर नोड होगा, और टोटल नोड मतलब दोनों जोड़ दो तो माइनस एल प्लस एल कट जाएंगे तो n माइनस वन होगा। मतलब नंबर ऑफ रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन हो जाएगा, एंगुलर नोड l के बराबर होगा, टोटल नोड n माइनस वन के बराबर होगा। ठीक, और क्या इंपॉर्टेंट है ये तुम देख लेना, ठीक है भैया, ये क्योंकि एनसीईआरटी में पूछा, एग्जाम्पलर में पढ़ाया गया, ठीक है, इसको देख लेना। एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन मैं अवतार में कराऊँ वहाँ पे इसको कराएंगे, ये दोनों पूछा गया 1s 2s, ठीक है। और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये फिगर देख लो, डी एक्स वाई का फिगर है तो एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पास करा दो, डी एक्स जेड है तो एक जेड एक्सिस से एक एक्सिस से पास करा दो, डी वाई जेड वाई और जेड से पास करा दो लाइन, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का फोल्ड करके बना दो, ठीक है, और डी जेड स्क्वायर जानते ही हो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। डी जेड स्क्वायर में जीरो वैल्यू होती है डी की, ठीक, ऊपर बताया मैंने। ये देखो द टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होता है, n माइनस वन होता है, एल अभी ऊपर बताया हुआ वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल हमेशा 1s 2s 2p 3s 3p 4d ऐसे करके बढ़ती रहती है, 3s 3p 3d 4s 4p 4d। तुमको हमेशा याद रखना है, मैंने एक चीज़ हमेशा बताई कि n माइनस, देखो कभी भी एनर्जी का ऑर्बिटल होता है ns होता है, फिर n माइनस 2f होता है, फिर n माइनस 1d होता है, और फिर np होता है। पीरियडिक टेबल में कितने सारे क्वेश्चन मैंने इस पे कराए थे, यही ऑर्बिटल का ऑर्डर होता है। तो 3f एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर मान लो कहीं 3f आ गया तो उसको काट देना, फिर n माइनस 1d पे चले जाना। ये सब तुमको अवतार सीरीज में पढ़ाया मैंने, देख लेना वहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे होगे तुम 2s 2p का बराबर है, 3s 3p 3d का बराबर है, 4s 4p 4d का बराबर है। तो इसका मतलब ये होता है कि द ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी इज कॉल्ड डीजेनरेट, मतलब जिन जिन ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर है उसको डीजेनरेट बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज हैं, इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज बोलते हैं, तो उनमें अगर n सेम है तो एनर्जी भी सेम, जैसे n का वैल्यू 3 है, जैसे 3s 3p 3d, तो तुमने देखा कि n का वैल्यू 3 है तो तीनों का एनर्जी सेम होगा, तीनों का एनर्जी सेम होगा, ठीक है। तो n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, जैसे देखो 3s 3p 3d का बराबर हो गया, 2s का 2p बराबर, लेकिन अगर 3d और 4d लिखा है तो n बढ़ गया तो 4d हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, कहाँ गया यार, ठीक है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मान लो सोडियम आ गया तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है तो वहाँ पे n प्लस एल लिखते हैं। मान लो n दिया है 3, l दिया है 2, तो n प्लस एल कितना 5 हो जाएगा। तो एक का अगर 5 आ रहा है, एक का 6 आ रहा है, तो 6 वाले का ज़्यादा होगा, तो n प्लस एल ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। लेकिन अगर n प्लस एल भी सेम आ गया, मान लो n तुम्हारा 3 है, मान लो दिया है n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 2, और एक जगह पे दिया n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 1, तो तुम देखो दोनों को जोड़ने पे 5 आएगा, इसको जोड़ने पे 5 आएगा, तो उस केस में जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, मतलब इसका n ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में n प्लस एल ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, n प्लस एल सेम तो n ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर लिखा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। सही बात है यार, द इफेक्ट विल बी लोअर ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं शील्डिंग, ये तो सबको पता है यार। शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग होती क्या है, दिस इज शील्डिंग ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये तो यार पीरियडिक टेबल की बात है, ध्यान से पढ़ लो क्या होता है। जैसे मान लो निगेटिव, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है। तो आउटर सेल में जो रहेगा ना वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि पहले ही सब ये निगेटिव पहले से ही है, तो उसको यहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे, इसलिए इसको इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जो नेट पॉजिटिव चार्ज ये एक्सपीरियंस कर रहा है सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द नेट पॉजिटिव चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन्स, तो बीच में निगेटिव भी है, तो जो आउटर मोस्ट वाला है वो जितना नेट एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्या लिखा भैया, एनर्जी लिखा हुआ ना, एनर्जी ऑफ एन इंटरेक्शन जो होता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला अभी तुमको ऊपर बताया था -13.6 जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, एन बढ़ाओगे तो एनर्जी घटेगी, ऊपर ही तुमको बता चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ो, जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मुतल को नंबर एल, मतलब एल बढ़ाओगे तो जेड इफेक्टिव घटेगी। दैट इज द एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विच इन टर्न विल द बेटर टाइटली बाउंड टू द डी ऑर्बिटल। मतलब कह रहा है कि एस सबसे पास में होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो जो जितना पास में रहेगा उसका एल क्या होता है,
जैसे L इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो कह रहा है जितना ज़्यादा L बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा L बढ़ाओगे उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव घटेगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिख देता हूँ, जितना ज़्यादा L बढ़ाओगे उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव घटेगी। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा इंक्रीज इन L की वजह से। ठीक है, यहाँ पे तुमको बता ही दिया मैंने कि n+L की वैल्यू ऑर्बिटल के लिए तो लोअर एनर्जी होगी। अगर दो ऑर्बिटल के सेम n+L है तो जिसके पास n कम होगी उसकी लोअर एनर्जी होगी। ऊपर बताया जैसे n+L देखा हमने, तो जिसकी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, लेकिन अगर सेम हो गई तो जिसका n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। वही लिखी हुई यहाँ पे। और कुछ, हाँ, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। बिल्कुल सही बात है, इसको ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो तुम जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो सेम सबसेल में 2s में 2s में 2s में 2s में, तो किसकी होगी, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीज करती है सेम सबसेल में अगर एटॉमिक नंबर तुम बढ़ा रहे हो। तो इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोई पढ़ाता नहीं है इसको, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल है। सबसे पहला अबाव प्रिंसिपल। तो अबाव जो है वो किसी जर्मन केमिस्ट का नाम नहीं है, वो जर्मन एक वर्ड है, इसको बोलते हैं बिल्डिंग अप। अबाव मतलब बनाना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड होते हैं इंक्रीजिंग एनर्जीज के ऑर्डर में। तो इसलिए सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करेंगे, फिर हायर को, फिर उससे हायर, फिर उसका हायर, ऐसे फिल करते हैं। ठीक है, और पहले बताऊँ NS, N-2F, N-1D और NP, इसी रूल में फॉलो करते हैं। जैसे n का वैल्यू अगर 5 है तो 5 है ना, जैसे मान लो n का वैल्यू 5 है तो पहले 5s, ठीक है, फिर 5 में 2 3f, 3f होता नहीं तो काट देंगे 4d, फिर 5p, मतलब पहले 5s भरेंगे, फिर 4d, फिर 5p। ठीक है, अब जैसे मान लो 3, जैसे 3 है ना, तो देखो मैं भरूंगा 3s और 3 - 2 1f, 1f होता नहीं है काट देंगे, 3 - 1 2d, 2d होता नहीं है काट देंगे, तो 3s के बाद 3p आएगा। तो देखो 3s के बाद 3p, देखो 3s के बाद 3p, क्यों, क्योंकि अरे यार d में 3d से स्टार्ट होता है ना, 3d 4d 5d स्टार्ट होता है, तो 3d थोड़ी ना होगा, 2d थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो ऐसे पुट करते हैं। और ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो NS, N-2F, N-1D, NP, यहीं से सारा तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, उसका दूसरा था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन पास सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कहीं प्रेजेंट है तो ये तुम्हारा एक साथ हो ही नहीं सकता भैया, इसको एक ऊपर एक नीचे होना ही पड़ेगा। तो वही लिखा, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। वही बात बता रहे हैं पॉली साहब। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2n², पहले बता चुका हूँ। हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम, ये जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बताया हूँ पहले से ही। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बोलते हैं कि जिसमें सेम एनर्जी उसको डिजेनरेट बोलेंगे। स्टेट करता है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबसेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबसेल गो टू 1 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड। इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लो P में हमको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, P में कितना 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 भर देंगे, गलत हो जाएगा। पहले हमको कैसे भरना पड़ेगा, सब में पहले सिंगल देना पड़ेगा, 1 2 3, अब इसको भरेंगे 4। ये बोल रहे हैं भाई साहब, कौन बोल रहा है, देखो कौन बोल रहे हैं, हुन्स रूल बोल रहे हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के। ठीक है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता ही दिया, सब बता ही दिया। ये देखो कंप्लीटली फील्ड और कंप्लीटली हाफ फील्ड सबसेल के स्टेबल होते हैं, क्योंकि फॉलोइंग रीजन होता है। हाफ फील्ड मोर फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे 5 है तो 5 बार सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ये मोर स्टेबल होगा। और एक्सचेंज एनर्जी, जैसे एक्सचेंज एनर्जी मतलब क्या, ये 5 से ये 4 से अपना एक्सचेंज किया, ये दूसरा वाला इससे किया, 5 3 8 हुआ, फिर ये तीसरा 9 10 हुआ, ये 11 हुआ, मतलब ये 11 बार एक्सचेंज कर रहा है। और जितनी बार एक्सचेंज करता है उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ क्यों स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है हाफ फील्ड फुल फील्ड की, तो क्या बोलोगे कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, इसके वजह से ये होता है। और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, और कुछ काहे पूछे। ये देखो वही सेम चीज़ फिर से लिखा हुआ है। रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम हमारे किससे बने हुए हैं, टेनी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से हुए हैं, सेंटर है विथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन रदरफोर्ड साइड फेल हो गए। तो रदरफोर्ड मॉडल सोलर सिस्टम को बनाता, सोलर सिस्टम को रिजम्बल करता था, और थॉमसन मॉडल जो थे वो भी फेल हो गए। ठीक है, सारे मॉडल तो फेल हुए, सब बता चुका हूँ। ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड द पाथ एंड दिस पाथ कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड ओनली विद बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम आर नोन। मतलब ऑर्बिट क्लियरली डिफाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, देख लेना, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है,
ऑर्बिट क्लियरली डिफाइंड पाथ होती है, और जिस पाथ कैन कंप्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी जब पता होगी तभी इस पाथ को डिफाइन कर पाएंगे। और दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये पॉसिबल ही नहीं है। और बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर्स द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट आल्सो कंट्राडिक्ट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो बता ही चुका हूँ। ठीक है, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पहले ही बता चुका हूँ। पेयरिंग इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगी जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए, जब तक until each orbital belonging to the subshell has gone one electron single occupied। और ये जो होता है, यही जो हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, यही फॉर्म करता है बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, तो ये तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडाइनमिक्स का। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।